एडवांस वास्तु की क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस वास्तु की क्लास के हम रेमेडियल पार्ट पे आ चुके हैं और रेमेडियल पार्ट में आज हम एक्सटेंशन, रिडक्शन, कट्स यानी कि जो प्लॉट्स अनइवन शेप के हैं वो कैसे ट्रीट करने हैं, या वो जो अनइवन कट्स हैं, एक्सटेंशन है, रिडक्शन है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि वास्तु डिफेक्ट कैसे होते हैं और वो वास्तु डिफेक्ट्स कैसे रिमूव किए जा सकते हैं। एडवांस वास्तु की क्लास में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कलर्स की, मेटल की। तो इन्हीं कलर्स, मेटल्स के सहारे हम ये रेमेडी करेंगे। और एक जोनल स्ट्रेंथ, अक्सर हम जोनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जोनल स्ट्रेंथ जो है वो भी इसी एक्सटेंशन, रिडक्शन या लंबाई चौड़ाई के रेशो से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंशन की, रिडक्शन की। जो अनइवन शेप के प्लॉट्स हैं उनकी बात करेंगे। फुल स्क्रीन आ जा भाई। साइड में क्या आ गया? गुड। स्क्रीन पर हमारे डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही हैं येलो कलर में। शेप वन, जिसका एक कोना कटा हुआ है। शेप टू, जिसके आगे के दो कोनों में, ये देखो ऊपर के ये कोना, लेफ्ट राइट दोनों कॉर्नर्स हैं, वो अंदर हैं और बैक साइड के दोनों कॉर्नर बाहर हैं। एक और शेप है जिसमें लेफ्ट साइड छोटी है और राइट साइड बड़ी है। ये देखो, आप लोगों ने इस टाइप की प्रॉपर्टी बहुत सारी देखी होंगी। ऊपर हेडिंग है हमारा एक्सटेंशन एंड रिडक्शन और उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ कट। ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं चीजें। शेप वन पे चर्चा करते हैं। जब शेप वन को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका एक कोना कट हो गया। अब इसका कोना कट हो गया तो हम ये ऊपर जो लाइन है हमारी, लेंथ जो है, ये लाइन छोटी हो गई और नीचे ये लाइन बड़ी हो गई। हेडिंग जो है एक्सटेंशन एंड रिडक्शन और कट्स, इसको इसमें इस शेप पे इंप्लीमेंट करते हैं। पहला सूत्र ये है कि जहां पर एक्सटेंशन होगी वहां पे रिडक्शन जरूर होगी, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। जहां रिडक्शन है वहां एक्सटेंशन जरूर होगी। अब रिडक्शन क्या है? कम होना। एक्सटेंशन क्या है? बढ़ना। अब पहली शेप में देखो, एक कोने की एक्सटेंशन दिखा रहा है, नीचे वाली लाइन बड़ी हो गई। ये बड़ी तब है जब इसके कंपैरिजन में एक छोटी लाइन है, यानी कि रिडक्शन है। जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर दूसरी साइड एक्सटेंशन अपने आप हो जाएगा। किसी भी प्लॉट की शेप में देखो आप, रिडक्शन और एक्सटेंशन का फॉर्मूला शेप टू पे देखते हैं हम। शेप नंबर टू पे ऊपर जो डायरेक्शंस हैं दोनों की दोनों रिडक्शन पे हैं। अब जो आपके सामने सेलेक्टेड एरिया है, ये एरिया इसका प्रॉपर है। ये देखो यहां से यहां तक
तो जब हम बात करेंगे ऊपर के इस एरिया की, ये कट हो गया, इधर भी देखो कट हो गया, है ना। इट मींस टॉप साइड में ये प्लॉट रिडक्शन में है। अगर हम इसको रिडक्शन बोलेंगे तो दूसरी साइड क्या हो गई, नीचे का ये साइड एक्सटेंशन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, यानी कि बढ़ गया। रिडक्शन मींस घटना, एक्सटेंशन मींस बढ़ना। अगर ये शेप ऊपर बिल्कुल प्रॉपर होती तो क्या पीछे एक्सटेंशन बोलते हम? नहीं बोलते, क्योंकि प्रॉपर साइज आ जाता। अब सेम यही सिचुएशन शेप नंबर 3 पर देखेंगे हम। ये देखो, यहां पे ये साइड टॉप लेफ्ट कम हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गई। तो इसी के कंपैरिजन में जब हम टॉप राइट पे जा रहे हैं तो वहां एक्सटेंशन हो गई। आप लोगों ने इस तरह के प्लॉट्स बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे प्लॉट्स देखे होंगे। किसी को बोलना है इसके बारे में कि जी हाँ हमारा प्लॉट ऐसा है, या मैंने ये प्लॉट देखा है, किस तरीके क्या है? सर मेरा खुद का घर ऐसा है, एक हिस्सा कटा हुआ है। एक हिस्सा आपका साउथ कटा हुआ है ना? साउथ कटा है, वेस्ट एक्सटेंडेड है। जी, वो एक्सटेंडेड बिल्कुल है। गुड। सर ये जो सर ऊपर इसमें वाला सर ये जो ऊपर वाला हिस्सा कम और नीचे वाला ज्यादा है, इसको वो वाघमुखी भी कहते हैं ना। शेप नंबर 2 को ना, शेप नंबर 2 इस पे चर्चा करेंगे हम, गोमुख और शेरमुख, जी। वो अलग चीज है। सर उस पे इसमें भी वो चर्चा दिक्कत करेंगे। भी आती है, गूगल अर्थ से जब हम वो लेते हैं ना डिग्री, हम्म। जैसे पेपर होता है फ्लोट, तब भी डिग्री लेने में दिक्कत आती है, कैसे ली जाए डिग्री उसकी। बिल्कुल, वेरी गुड। इसकी डिग्री, खासकर शेप नंबर 2 की डिग्री निकालना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। एनी मोर क्वेरी? शेप नंबर 2 भी और शेप नंबर 3 की डिग्री भी, एक साइड टेपर है एक साइड सीधी है इसकी भी। इसकी डिग्री जब हम ऐसे लेंगे यहाँ, है ना? हाँ, कई बार ये होता है ना कि एक साइड से डिग्री कुछ दिखाता है, दूसरी साइड हॉरिजेंटली, से उसके सुनो पैरेलल। तो, अपर लाइन को जब हॉरिजेंटली इसका वो लेंगे, डिग्री तो गलत हो जाएंगी। ठीक है। एनी मोर क्वेरी? चलो, अब मैं बात करता हूं। जो मैंने पहले सूत्र लिखवाया था कि जहां पे रिडक्शन होगी एक्सटेंशन भी होगा, या जहां पे एक्सटेंशन है वहां पे रिडक्शन भी होगा, यानी कि घटना और बढ़ना प्लॉट में दोनों एक साथ चलते हैं। जब हम देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लॉट, ये दिशाएं घटी हुई है या बढ़ी हुई है, तो अपने को इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि दिशा घटी है या दिशा बढ़ी है। अपने को ये डिसाइड करने के लिए एक सूत्र है, वो है जोनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अपने को जोनल स्ट्रेंथ पे जाना है सीधा सीधा। तो एक्सटेंशन रिडक्शन बहुत सारी प्रॉपर्टीज में है, और ये एक दूसरे को, मतलब एक प्रॉपर्टी में अगर एक रिडक्शन आ गई तो दूसरा कोण अपने आप एक्सटेंशन पे चला गया, बस इतना ध्यान रखना है। और एक्सटेंशन रिडक्शन पे अपने को नहीं पढ़ना। ये सारे के सारे वास्तु डिफेक्ट हैं। जहां पर भी कट आ गया, कोई भी प्रॉपर्टी जो अनइवन शेप पे है, वो वास्तु डिफेक्ट है। अनइवन शेप कैसी हैं? कहीं से घटी हुई हैं, कहीं से बढ़ी हुई हैं। प्रॉपर रेक्टेंगल स्क्वायर शेप ये होनी चाहिए प्रॉपर्टी की।
चारों कोने, ऑल फोर कॉर्नर शुड बी ऑन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे होने चाहिए वे, कॉर्नर इंटैक्ट कॉर्नर होने चाहिए, तभी प्रॉपर्टी एक्सटेंशन रिडक्शन से बाहर है, अदरवाइज प्रॉपर्टी एक्सटेंशन रिडक्शन में है। शेप नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। कुछ पुराने लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि जी शेरमुखी प्लॉट है मेरा, कोई कहेगा जी मेरा प्लॉट गोमुखी है। तो शेरमुखी और गोमुखी को समझने के लिए इस शेप को देखो, ये प्लॉट है जो गोमुखी शेरमुखी इसके बारे में बोला जाता है, यानी कि एक साइड रिडक्शन है, दूसरी साइड एक्सटेंशन है। अगर इसी प्लॉट के ऊपर वाली साइड में, टॉप साइड में गली है, तो ये प्लॉट क्या कहलाएगा? गोमुखी। अगर रोड या गली इसके लोअर साइड है, यानी कि चौड़ी जो दिशाएं हैं उस तरफ है, तो इस प्लॉट को बोलेंगे शेरमुखी। लेकिन अब इसको गौर से देखो, ये तो फ्रंट की साइड की बात आ गई कि भाई फ्रंट अगर छोटी तरफ है, रिडक्शन वाली साइड है, तो उसको गोमुख बोलेंगे। अगर उसका फ्रंट या गली जो है चौड़ाई वाली साइड में है, तो उसको शेरमुखी बोल देंगे। लेकिन अगर केवल प्लॉट की बात की जाए, तो गोमुखी शेरमुखी प्लॉट की जब भी बात की जाएगी, तो वही फॉर्मूला लागू होता है रिडक्शन एक्सटेंशन का। कोई भी शेरमुखी प्लॉट होगा तो वो गोमुखी भी होगा, गोमुखी के बगैर शेरमुखी हो ही नहीं सकता, यानी कि रिडक्शन हो ही नहीं सकती एक्सटेंशन के बिना, या एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती रिडक्शन के बिना। ये गोमुख है तभी तो दूसरा हिस्सा शेरमुखी है। ये प्लॉट गोमुखी है तभी शेरमुखी है, या ये प्लॉट शेरमुखी है तभी ये गोमुखी है। गोमुखी शेरमुखी एक साथ है, एक प्लॉट गोमुखी भी होता है और वही प्लॉट शेरमुखी भी होता है। लेकिन इसको हम एंट्रेंस से जोड़ते हैं कि भाई इसका गली किस तरफ है। अगर इसके दोनों साइड गली हो तो क्या कहोगे? अब कौन सा मुखी बोलोगे? शेरमुखी बोलेंगे या गोमुखी बोलेंगे? ये वाला गेट शेरमुखी, ये वाला जिस जिस गेट से ज्यादा आना जाना होगा उस साइड की, वो अगर गोमुखी से तो गोमुखी। सर इसको छोड़ दो, अब आप वास्तु कंसल्टेंट बन गए हो, ये ना ये तुक्का मार पॉलिसीज अब हमें छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा, हाँ जी, अब आप अपने ब्रेन में एक बात बिठा लो, कोई प्लॉट ना शेरमुखी है ना गोमुखी है। कोई प्लॉट है तो दोनों के दोनों है, वो शेरमुखी भी होगा वो गोमुखी भी होगा। कोई भी प्लॉट अकेला गोमुखी नहीं हो सकता, अकेला शेरमुखी नहीं हो सकता, वो दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी तभी बात बनेगी। मैं इस प्लॉट की बात कर रहा हूं, मैं शेप नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो गोमुखी शेरमुखी के चक्कर में मही नहीं पड़ना, बस एक चीज देखनी है कि दिशाएं किस डायरेक्शंस की, कौन सी डायरेक्शंस हमारी छोटी हैं, इसका ध्यान रखना बस। एक्सटेंशन, रिडक्शन और कट समझ में आ गए सभी के? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।
सर ये इसका फेस जो है, आप गौमुखी और वाघमुखी कह रहे हो, शेरमुखी कह रहे हो, तो ये गली के ऊपर हम डिसाइड करेंगे या फिर यानी क्यों गली के ऊपर क्यों डिसाइड करेंगे, वो लॉजिक नहीं समझ आया। भावना जी, मैंने अभी ये बोला है आपको कि लोगों को समझने समझाने के लिए शेरमुखी गौमुखी डिसाइड करते हैं गली के हिसाब से, यस सर। जिस साइड गली है। ये केवल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। अब आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन गए हैं, तो आपके ब्रेन में ये बात होनी चाहिए कि कोई भी प्लॉट, वो शेरमुखी है तो वो गोमुखी भी होगा, वो गोमुखी है तो शेरमुखी भी होगा। यानी कि दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं उस प्लॉट में, शेरमुख भी गोमुख भी। जिस साइड डायरेक्शन रिडक्शन में आ गई वो गोमुख है, जिस साइड डायरेक्शन एक्सटेंशन में आ गई वो शेरमुख है। हाँ कोई वो भी प्लॉट अकेला नहीं होता, ना शेरमुखी होता ना गोमुखी होता, वो दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। कि किसी भी प्लॉट में दोनों की दोनों साइड होंगी ही होंगी, अकेली साइड नहीं हो सकती। हाँ अभी हम अगर हम अभी प्रोफेशनल के तरीके से बात करें तो ये वास्तु डिफेक्ट है, बस ऐसा कहना है, प्लॉट में वास्तु डिफेक्ट है। यस, इट्स ए वास्तु डिफेक्ट। रोड ही डाल ठीक है, यस दो। और सर जो मैंने किस तीन वर्ड लिखे हुए ना ऊपर, एक्सटेंशन रिडक्शन और कट, यस सर। these are the vastu defects and these are the major vastu defect। ये किसी भी इंसान की लाइफ में मेक और ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए स्पेशली इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई प्लॉट एक्सटेंशन में है, रिडक्शन में है और कट में है, तो इट मींस इट्स ए वास्तु डिफेक्ट, और हमें इस वास्तु डिफेक्ट को हर हाल में ट्रीट करना है। सर एक बचकाना सा सवाल है। नहीं नहीं नहीं, कोई बचकाना नहीं मैम। अपने माइंड में ना कोई भी क्वेरी मत रखो, सब एड्रेस होनी चाहिए सारी क्वेरीज। यस। सर सपोज एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है और वो हम्म ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है, तो हम्म। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे तो वो बिल्कुल चौकोर या रेक्टेंगल करके करेंगे, तो भी क्या इसको वास्तु डिफेक्ट माना जाएगा? यस, यहाँ पे आपने भवन जो बनाया, बिल्डिंग जो बनाई, वो बिल्डिंग आपकी बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम से है, लेकिन प्लॉट का वास्तु डिफेक्ट रहेगा। ओके। ठीक सर है। जो कंस्ट्रक्शन हमने की वो हमने एक रेगुलर शेप में की, हम्म। तो मेरे ख्याल से जो हमारा जिसमें हम रह रहे हैं घर में, वो तो एक हम्म। रेगुलर शेप में हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तब भी ऐसा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। हमें ना दोनों चीजों की जो वास्तु है, तो दोनों चीजों का इम्पैक्ट करता है, भवन का भी और प्लॉट का भी, बिल्डिंग का भी और प्लॉट का भी। याद रखना इस चीज को। क्या रेशो रहेगी सर के एक कंस्ट्रक्टेड मकान में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें वास्तु हमें कितना 100 इफेक्ट प्लस करेगा? 100 पर 100 प्लस 100, अच्छा, 100 प्लस 100, खाली प्लॉट जो हमने छोड़ दिया उसका भी बराबर रहेगा? उसका भी बराबर रहेगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि जहां पे एक्सटेंशन है वहां पे रिडक्शन भी है, रिडक्शन है तो एक्सटेंशन है, ये कट। बस मोटा मोटी अपने दिमाग में ये एक्सटेंशन रिडक्शन कट्स को भूल जाओ। अब ये देखो कि ये वास्तु डिफेक्ट है। अब वास्तु डिफेक्ट कितना है ना, कितना बड़ा वास्तु डिफेक्ट। एक प्लॉट के अंदर ध्यान रखना, जो भी कट ऑलमोस्ट 10%, ऑलमोस्ट 10% या उससे कम है, और वो हमारी जोनल स्ट्रेंथ को प्रभावित नहीं कर रहा, तो इसको इग्नोर करेंगे। जी, दरवाजा बंद कर दो।
अब यहाँ पे दो बातें मैंने दे दी। पहली बात कि प्लॉट का कट 10% से कम, टोटल प्लॉट से 10% से कम है। और दूसरी जो स्टेटमेंट इसी में जोड़ी है वो बोली, अगर वो हमारी जोनल स्ट्रेंथ को प्रभावित नहीं कर रहा तो। कट समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। अब बात करते हैं जोनल स्ट्रेंथ की, कि जोनल स्ट्रेंथ क्या होती है। मैंने दो प्लॉट आपके सामने दिखा रखे हैं, दो शेप दिख रही हैं, मान लो इनको प्लॉट मान लो। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले के सारे जोन बैलेंस है। जोन तो इसमें है ही नहीं सर। सर एक स्क्वायर है, एक जब भी रेक्टेंगुलर जोन है। काटेंगे सर, इसमें जब भी जोन बनाएंगे, लेंथ ब्रेथ का रेशो। यस, रेशो। गोल्डन रेशियो। हाँ, यस, लंबाई चौड़ाई का रेशियो। गोल्डन रेशियो। तो आगे लिख लो, अगर किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई 1:1.2 किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो साइड में बातें भी कर रहे हैं, म्यूट कर ले अपने आप को। अगर किसी भी प्लॉट की ये रेशियो है 1:1.25 या इससे कम है, 1 से लेकर के 1.25 तक, दैट इज परफेक्ट जोनल स्ट्रेंथ। परफेक्ट होता है ऐसा जोनल स्ट्रेंथ। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1 और 1.25 का है तो। और कोई भी प्लॉट 1:2, बल्कि 1.5 वाला बीच का एक स्लैब और दे देते हैं। 1:1.5, ये रेशियो भी अच्छा है, इट इज ऑल्सो गुड। लंबाई मान लो 30 फीट है, चौड़ाई 20 फीट है, गुड। इसमें भी हमारी जोनल स्ट्रेंथ गड़बड़ नहीं करती। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर जाते हैं हम, इसके ऊपर जाते ही हमारी जोनल स्ट्रेंथ खराब होनी शुरू हो जाती है। और एक बहुत है ना मजबूरी वाले उसमें, हम 1:2 की रेशियो तक एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, बस, नॉट मोर देन दैट। 1:2 तक मैक्सिमम एक्सेप्ट करना चाहिए, तब तक हमारी जोनल स्ट्रेंथ ठीक रहती है, बस ये समझ लो। एक्सीलेंट 1:1.25, 1.25 का। जैसे मान लो लंबाई हमारी 40 फीट है, सॉरी चौड़ाई, सॉरी, हाँ, लंबाई 50 फीट है तो चौड़ाई 40 फीट है, ये ना 1.25 के रेशियो में आ गया। या
1.5 गुना तक कर दिए, 40 और 60 का रेशियो भी आ गया, वहां भी ठीक है। लेकिन जैसे 40 और 60 यानी कि 1:1.5 से ऊपर जाना शुरू, तो 1 और 1.5 से ऊपर जाना शुरू होता है तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मजबूरी में कहां तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज को? 1:2, 2 गुना तक। मान लो चौड़ाई 40 फीट है तो लंबाई 80 फीट तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बस। इससे ज्यादा अगर रेशियो खराब है तो बोलेंगे जोनल स्ट्रेंथ फैटल हो गई है। फैटल, फैटल मींस घातक, बड़ा नुकसान करेगी अभी हम। और एक ये जगह जगह ना जोनल स्ट्रेंथ निकाल के दिखाई जाती है ग्राफ पेपर पे, जब हम बनाते हैं ना तो छोटे छोटे वो गिनते हैं ग्राफ पेपर के वे बॉक्सेस। तो आपको ये गिनने की जरूरत नहीं है। जब आपकी जोनल स्ट्रेंथ 1:1.25 है तो बेस्ट जोनल स्ट्रेंथ है आपकी। जब 1:1.5 यानी कि 1 और 1.5 का रेशियो है 20 और 30 का रेशियो है, या 40 और 60 का रेशियो है, 1.5 गुना तक ज्यादा है लंबाई चौड़ाई से, तब भी ये ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 और 1.5 से ऊपर लंबाई चौड़ाई जाती है तो खराब होना शुरू हो जाती है, उसके जोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट, बिल्कुल लास्ट, कहते हैं ना बिल्कुल निचोड़ के कि जी कहां तक हम एक्सेप्ट कर लें, तो 1:2 तक, इससे ज्यादा नहीं करना अपने को एक्सेप्ट। मैं वो दिखा रहा हूं आपको। ये पिक्चर दिख रही है सबको? ये एक प्लॉट है। अब जोनल स्ट्रेंथ, ये जो जोन है ना, जोन देखो, जोन्स दिख रहे हैं? यस ये सर। जो एक ट्राइंगल है, इसके पास जितना एरिया है ये इस जोन की स्ट्रेंथ है, ताकत है ये देखो ऑलमोस्ट सभी जोन के पास एक जैसी ताकत है, एक जितना एरिया है। ताकत मींस एरिया। थोड़ा बहुत देखो, ये कॉर्नर के जोन्स हैं, ये बड़े हैं, कोई मैटर नहीं करता। ये जोनल इसकी अगर रेशियो देखा जाए 1:1.1 या 2 के आसपास का वो है लंबाई चौड़ाई का रेशियो, 1:15 के आसपास, 1:15 से नीचे ही है। अब अगली शेप देखो आप, ये देखो ये पिक्चर। अब इसका ये जो ट्राइंगल है ये देखो, इसकी चौड़ाई 16 फीट है और लंबाई 40 फीट है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ये प्लॉट। तो 16 और 40 का रेशियो कितना हो गया? 16 दूनी 32, 1:2.5, 1 और 2.5 का रेशियो हो गया। चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2.5 गुना है उससे। अब इनके जोन देखो, वेस्ट जोन जो है W, कितना छोटा सा ट्राइंगल है ना, ये कितना छोटा सा एरिया है वेस्ट के पास, और नॉर्थ के पास बहुत बड़ा एरिया है।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इन दोनों, इनकी जोनल स्ट्रेंथ इम्बैलेंस है इस प्लॉट की, क्योंकि इनके पास जो डायरेक्शंस हैं, जो लंबाई में डायरेक्शंस है, उनके पास वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये 3 जोन तो इधर और 3 इधर, ESC, E यानी कि ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये 3 जोन इधर। इनकी जोनल स्ट्रेंथ बहुत कम है। और जब इस तरह के प्लॉट्स होते हैं जिनकी जो भी जोनल स्ट्रेंथ कम है, हमें उनको ताकत देनी है, यानी कि इनकी जोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अब मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर कट 10% से नीचे है और वो जोनल स्ट्रेंथ को प्रभावित नहीं कर रहा, तो वो कट एक्सेप्टेबल है। अब इसमें देखो, इस प्लॉट में सामने जो है, अगर वेस्ट साइड पे कट है, एक बार के लिए मान लो अगर ये कट वेस्ट साइड है, वेस्ट की जोनल स्ट्रेंथ पहले ही कम है और यहां पे कट भी है, तो क्या ये कट एक्सेप्टेबल है? नो सर। बिल्कुल। एक तो ये बीमार जोन है, यानी कि जोन की स्ट्रेंथ कम है, ऊपर से हम इसको, इसका गला और दबा रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कट किस तरफ है, एक्सटेंशन किस तरफ है, रिडक्शन किस तरफ है। क्लियर? यस सर। अब दूसरी तरफ मान लो इसी प्लॉट की बात करें, जिस जोन की जोनल स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज्यादा है, अगर वहां पे एक्सटेंशन हो जाए तो नॉट गुड ना। यस सर, नॉट गुड। तो कट और रिडक्शन को देखना कि वो किस जोन में है और उस जोन में कितनी ताकत है। अब बात करते हैं कि इनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले कोशिश करो कि किसी भी प्लॉट को इवन शेप में लेके आओ, यानी कि उसकी शेप सीधी कर दो। अगर बिफोर कंस्ट्रक्शन आपके पास ऐसी शेप है तो कहो जी इसको जो प्रॉपर शेप है उसमें लाने के लिए जितनी भी एक्सटेंशन रिडक्शन उसको खाली छोड़ दो, इस प्लॉट से अलग कर दो। इसको प्लॉट से अलग कैसे करेंगे, ये रेमेडी है, लिख लो सभी लोग।
किसी भी प्लॉट के हिस्से हम कैसे करते हैं? पहला तरीका वास्तु वॉल, वास्तु दीवार। वास्तु दीवार शेप नंबर 1 की बात करेंगे। तो शेप नंबर 1 में जहां मैं ये कर्सर लेके गया हुआ हूं, इस कर्सर से ऊपर से नीचे तक एक वॉल करेंगे, और वॉल जमीन के अंदर कम से कम 1.5 फीट नीचे होगी। और 1-1.5 फीट जमीन के ऊपर भी हो, कम से कम 1-1.5 फीट जमीन के ऊपर भी हो। पहली चीज वास्तु वॉल। दूसरा, कॉपर स्ट्रिप से हम अलग करेंगे। भाई मान लो किसी का ये प्लॉट है, छोटा ही प्लॉट है, वो कहेगा यार मैं 1.5 फीट की दीवार कर दूंगा यहाँ पे ऊंचाई में, तो इस तरफ कैसे आऊंगा और इस तरफ कैसे जाऊंगा? हालांकि उसका भी समाधान है, और समाधान ये है कि दोनों साइड सीढ़ियां वो लगा दो, एक एक, जिसको हम स्टेप बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं। दोनों तरफ एक एक स्टेप लगा दो, पैडी। उसको टाप के जाओ, इधर भी उधर भी। रेमेडी नंबर 2, कॉपर स्ट्रिप ऊपर से नीचे तक, यहाँ कम से कम 1 mm मोटा कॉपर स्ट्रिप। 1 mm बाई 20 mm, 1 mm मोटा और 20 mm चौड़ा स्ट्रिप यहां पे लगा दो। आजकल वास्तु की जो स्ट्रिप मिल रही हैं, जनरली मार्केट में अवेलेबल्स हैं, वो 0.3, 0.4, 0.5, 0.2 mm की मिल रही है, जो बिल्कुल पतली सी होती हैं। वो काम नहीं करने वाली, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, 1 mm होनी चाहिए। वो जमीन के नीचे दबा देंगे, सेपरेट हो गया। ये आपको रेगुलर करना ही करना पड़ेगा शेप को, कोई भी मकान बनाने से पहले। अब हम इस शेप की बात कर रहे हैं, ये जो बराबर में शेप है। सर ये कॉपर स्ट्रिप जो है वो खड़ी लगाएंगे जमीन के अंदर, राइट? जमीन के अंदर खड़ी और पड़ी, अच्छा, कैसे भी वर्टिकल चलेगी? हॉरिजेंटल कैसे भी लगा सकते हो। ओके। अब शेप नंबर 2, शेप नंबर 2, इसकी कैसे रेमेडी करेंगे? जो छोटी साइड है वहां से सीधी एक वॉल पीछे तक लेके आएंगे, और ऐसे ही राइट साइड छोटी को, एक रेक्टेंगल शेप पे हो गया।
क्लियर? ऐसे ही जी शेप नंबर 1 पे ट्रीट करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। शेप नंबर 1 का ट्रीटमेंट। शेप नंबर 1 के 2 पार्ट हो गए और शेप नंबर 2 के 3 पार्ट हो गए। अब एक शेप बच गई, इसको भी ट्रीटमेंट पे देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको निकाल के बाहर, ये ऊपर का ये हिस्सा अलग कर दिया। एनी क्वेरी? क्लियर हो गया ये कि कैसे इनका ट्रीटमेंट करना हमने? जी हो गया। अब बात आती सर है कि इनका यूज कैसे करेंगे। सर जो कॉपर की स्ट्रिप है वो तो हमें नींव में लगानी है ना, नींव जो खुदेगी। अगर आपका बिफोर कंस्ट्रक्शन प्लॉट है आपके पास, मतलब कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, तो वो नीचे दबा सकते हो नींव से, उससे पहले भी। अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो नीचे कट मारो पत्थर में और वहां पे ये चीजें कर दो। ठीक है। ठीक है? और सर ये एक ही फ्लोर पे करना है या हर एक फ्लोर पे करना है? ये हर फ्लोर पे करना पड़ेगा डियर, अगर कट वाला सिस्टम है तो। सर अगर कोई जैसे थर्ड फोर्थ फ्लोर पे रह रहा है तो नीचे वाले फ्लोर तो वैसे भी सारे कनेक्टेड हैं ज़मीन से, तो उनको तो ऊपर वाले को थर्ड वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर मतलब ही नहीं है फिर बनाने का, क्योंकि ज़मीन से तो सारे कनेक्टेड हैं। नहीं, मैं समझा नहीं मैम, क्या कहना चाह रहे हैं? सर अभी जैसे ये आड़ा टेढ़ा शेप है, हम इसको लेवल कर रहे हैं, इसको दीवार लगा के हम रेक्टेंगुलर कर देंगे। तब ज़मीन, अभी सपोज बिल्डिंग है उसके ऊपर, तो नीचे वाला जो प्लॉट है वो तो तिरछा ही रहेगा, वो कटा हुआ ही रहेगा या एक्सटेंडेड रहेगा। और ऊपर का जो सपोज थर्ड फ्लोर पे किसी का फ्लैट है, फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट है, तो वो सिर्फ अपने घर में रेमेडी करेगा तो उसको रिजल्ट उतना नहीं आएगा, क्योंकि ज़मीन तो वैसी ही है ऑलरेडी। नहीं नहीं मैम, भावना मैम, ये ना मैंने पहले भी समझाया था। अगर मान लो किसी के पास थर्ड फ्लोर है जी। तो उसकी जमीन तो थर्ड फ्लोर का फ्लोरिंग ही तो है, हाँ। उसका वास्तु पुरुष मंडल तो वही है। हाँ बट वो एंट्री तो यानी मेन गेट से कर रहा है फिर भी। कर दो, उसी को रेमेडी कर। अच्छा ओके। ठीक है जी। जी। और अब इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। अगर किसी का कंस्ट्रक्टेड एरिया है, कंस्ट्रक्टेड एरिया में आप एक काम और कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैं काम करने जो बता रहा हूं वो केवल और केवल 0 डिग्री प्लॉट पे लागू होगा। कि आप इसमें ना ये जो हिस्सा है इसका एक वास्तु पुरुष मंडल बना दो। वास्तु पुरुष मंडल कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं।
वास्तु पुरुष मंडल बनाने के लिए अपने को जो 9 पॉइंट्स लेने हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं। दिख नहीं क्लियर? रहे सर, हाँ जी, इसमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे सर। एज इट इज प्लॉट दिख रहा है पीला तीनों, और कुछ नहीं दिख रहा। नहीं सर मेरे को दिख रहा है। हमारी स्क्रीन पे भी दिख रहा है सर। हेलो साइड में आपने जी, मेरी में तो नहीं। हाँ ये ना ग्राउंड फ्लोर पे दे दो, 30 नंबर पे है ना, 30 नंबर, 30 अच्छा, इसमें कर दिया आपने, ठीक है, मैंने सर कर रखा। ठीक है, इस पे दे दो। हाँ बिल्कुल होगा, नीचे है या टॉप विजिबल है। फ्लोर पे दे दो, नीचे की या सबसे ऊपर। क्लियर? इसी तरीके से यहां पे भी बनाना है अपने को। सेम फॉर्मूला, अब ये किन चीजों से बन सकती हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं? पहला मतलब ये बन सकते हैं हमारे जेम थेरेपी से और पिरामिड थेरेपी से। पिरामिड भी लगा सकते हैं हम यहां से। इतने एरिया को, बाकी जो एक्सटेंशन का एरिया उसको बाहर छोड़ दो, इस एरिया को एनर्जाइज कर दो। जब हम अगर मेजर एक्टिविटी यहां पे है तो अपने को ये करना है। और भी कई तरीके हैं, वो सब प्रैक्टिकल यूज पे हैं। जेम थेरेपी किसी भी प्रॉपर्टी को एनर्जाइज करने का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है, किसी भी प्रॉपर्टी को एनर्जाइज करने के लिए। मैं तो उसको बल्कि एक तरह से कहता हूं कि जेम थेरेपी आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को पावर हाउस बना देती है। नेक्स्ट टाइम जो भी जेम थेरेपी होगी उसके वीडियोस और उसके पिक्चर्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अब इसमें मेजरली आपने क्या चीजें देखी, जो भी मैंने डॉट्स लगाई उसमें आपने देखा जो भी एक्सटेंडेड एरिया है वो अलग छोड़ दिया हमने। अगर वहां पे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है तो ह्यूमन एक्टिविटी, अगर है तो अपने को ये जो साइड में पड़ा हुआ एरिया है इसको भी एनर्जाइज करना पड़ेगा, इसको भी रेमेडी पे लेके जाना पड़ेगा। अब वो कैसे लेके जाएंगे, ये तो एक तरीका हो गया। अब अपन दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं।
आपके सामने दो प्लॉट हैं, एक की जोनल स्ट्रेंथ प्रॉपर है, यानी कि रेशियो जो लंबाई चौड़ाई का वो ठीक है, एक का नहीं है। इसमें भी वही चीजें आएंगी, रेशियो को प्रॉपर करने के लिए कलर चेंज कर देते। देखिए, दो हिस्से कर दिए, यानी कि दो वास्तु पुरुष मंडल बना दिए। अब आप देखोगे कि इनकी जोनल स्ट्रेंथ दोनों के दोनों की, जब इनकी जोनिंग करोगे तो देखोगे जोनल स्ट्रेंथ एकदम से बदल गई। अब ये दो प्लॉट हो गए अलग अलग, और प्लॉट को अलग करने के लिए मैंने क्या चीजें बताई थी, कौन बताएगा? कॉपर स्ट्रिप, और वॉल क्रिएट करनी है 1.5 फुट नीचे और ऊपर। वास्तु दीवार। गुड, गुरुजी एक डाउट और है मेरा। बताओ। अब जैसे वो अपना एक्सटेंडेड प्लॉट है, ठीक जहाँ है। पे आपने स्ट्रेट लाइन कह के कहा था कि वास्तु दीवार बनानी है, हाँ जी। हम कंस्ट्रक्शन में ही उतना एरिया लेते हैं सपोज, हम्म। और जो बाकी का एरिया वो हम ग्रीन एरिया में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ही वास्तु दीवार बन गई ना, अगर नींव से ही नीचे से दीवार उठ के आएगी तो। यस, ये भी एक टेक्निकल चीज है ठीक। जी। अनिल जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम भवन ठीक बना लें, रेगुलर शेप पे बना दें, तो क्या हमारा वास्तु डिफेक्ट खत्म हो जाएगा, और नहीं तो ये कितना डिफेक्ट अपने कितने परसेंट अपने को इम्पैक्ट करता है? तो अनिल जी मैंने क्या जवाब दिया था? सर आपने बोला था कि वास्तु डिफेक्ट रहेगा, 100% ही रहेगा। यस। बट अभी सर आपने सवाल जवाब चेंज कर लिया। तो वो 100% कैसे रहेगा, अब ये देखो। अब जब मैंने शेप नंबर 2 को जब रेगुलर किया, तो इसकी 3 पार्ट हो गए हैं प्लॉट के, 1, 2 और 3। अगर आपने बीच वाले हिस्से से जो शेप हमने अलग की थी, यहां पे नॉर्मल आना जाना रखा, तो आपको इस प्लॉट के 100% वास्तु दोष इंपैक्ट करेंगे, आप बिल्डिंग चाहे कितनी भी अच्छी बना लो। अब आपको इस प्लॉट से एक तो तरीका ये कि बाहर जाओ और ऐसे घूम के कहीं से आओ, घूम के। यहां अंदर से एक दरवाजा नहीं खोल सकते। सर आपने कहा कि 1 फुट ऊपर तक अगर हम वॉल ले आते हैं तो वो वास्तु वॉल हाँ, क्रिएट हो गई, और तो हम एक स्टेप लगा के इधर से उधर और वो जा सकते हैं। एग्जैक्टली यही है बट कि अगर अगर अपने को हमने दरवाजा अगर भी हमने, हाँ नॉर्मल दरवाजा लगा दिया ग्राउंड उस पे, जनरली दरवाजे को हम 1.5 फुट ऊपर नहीं लगा सकते ना, हाँ हाँ, ठीक है। वो तो अगर फ्लोर लेवल पे लगेगा। दरवाजा भी लगाना है तो 1-1.5 फीट की दीवार के ऊपर दरवाजा रखा जाए। यस। जी। अब ये पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकल है ही नहीं, हाँ और बाहर से जाना भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि दोनों साइडों में कोई और का मकान है। अब क्या करोगे?
कॉपर स्ट्रिप सर। यस, थ्रू एंड थ्रू, यहां से लेकर के लास्ट तक कॉपर स्ट्रिप से काटोगे इसको। परमानेंट कॉपर स्ट्रिप से काटोगे। तब इस एरिया को यूज कर पाओगे। और ये एरिया भी डेड एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे आपने पार्क बना दिया, पार्किंग बना दी, कुछ इस तरह से। बस आप इसमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटी कम से कम रखेंगे, कम से कम, क्योंकि इसका अलग से एक वास्तु पुरुष मंडल बन गया। ये कितना शार्प देख रहे हो आप, लेफ्ट और राइट दोनों एक एक अलग से वास्तु पुरुष मंडल बन गए। वो प्लॉट भी ज्यादा वास्तु में डिफेक्ट में है। जब आपने कॉपर स्ट्रिप लगा दी तो नॉर्मली कहीं पे गेट दे सकते हो अच्छी दिशा में, क्योंकि अब आपने कॉपर स्ट्रिप लगा के इसके 3 वास्तु पुरुष मंडल तैयार कर दिए, जिसमें से 2 वास्तु पुरुष मंडल लेफ्ट और राइट वाले ये दोनों खराब हैं। इसमें कम से कम ह्यूमन एक्टिविटी रखो अपनी। जैसे गाड़ी पार्क कर दी, ओके, आपने वहां पे घास लगा दी, पेड़ पौधे लगा दिए, ओके, बस। अगर आपने सोचा कि यहाँ पे हम पार्क बना ले बैठने का और सुबह से शाम तक यहाँ पे धूप सेके, तो ये वास्तु पुरुष मंडल आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। जब भी एक्सटेंशन रिडक्शन के प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान होकर काम करना पड़ेगा आपको। सर एक एक्सटेंशन है, और हाँ जब जी, हम उसको अलग काट लेते हैं कॉपर स्ट्रिप से, तो जो एक्सटेंशन है वो भी बिल्कुल रेगुलर शेप में हो गया। तो अब वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है ज्यादा, मतलब वो कोई वॉशरूम बना ले वहां पे, या वॉशिंग एरिया बना ले, या अपने बैठने का कुछ कर ले। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप शायद इस वाली शेप की बात कर रहे हो। हाँ मान लो किसी का इस तरह का प्लॉट है, एल शेप प्लॉट बोलते हैं जनरली इसको। ये कोना सारा कटा हुआ है। फिर आपने काम किया कि इसको रेगुलर करने के लिए इसके 2 हिस्से कर दिए कॉपर स्ट्रिप लगा के। अनिल जी यही कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। ये देखो, एक तो प्लॉट हमारा ये हो गया, रेक्टेंगल शेप पे होगा, एक प्लॉट ऊपर हो गया ये। आप बताओ क्या पूछना है अनिल जी? सर ये जो अभी खाली वाला एरिया हमने छोड़ लिया, ये रेगुलर शेप में हो गया। ये रेगुलर शेप में हो गया। आप इसकी जोन के हिसाब से सारी एक्टिविटी कर सकते हो, इसकी अलग और हाँ इसके यही जोन पूछा। अलग, 2 मैप बनेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक और है सर। बीच बीच में से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपने ग्राउंड लेवल पे ही इसकी वो कर दी, क्या बोलते हैं, इसको अलग कर दिया। कॉपर स्ट्रिप से अगर हमने इसको अलग वास्तु पुरुष मंडल बना लिया। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है जी। जी।
और अब बात ये आती है कि ग्राउंड पे आ गया, अब फर्स्ट पे चारों ऊपर आप यूज कर रहे हो, तो कोशिश करो कि हर फ्लोर पे इसको कट करना है, हर फ्लोर पे। और आपके पास केवल ग्राउंड है तो आप ग्राउंड पे कर लो, केवल फर्स्ट है तो फर्स्ट पे कर लो, सेकंड है तो सेकंड पे कर लो। और ये फ्लैट्स में दिक्कत आती है, इस तरह की आती है ज्यादातर फ्लैट्स में। 80-90% फ्लैट्स ऐसे कॉर्नर निकाल निकाल के बनाए जाते हैं। हाँ सर, वो बालकनी वगैरह दे देते हैं हर कोने में, हर रूम में, हम्म, तो सारे कोने कटे होते हैं फ्लैट्स के ना लगभग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी कंडीशन में सर क्या करना पड़ेगा जब फ्लैट तो अगर चार छोटा ही कट है? है, अगर छोटा कट है तो उसके लिए ये रेमेडीज हैं। पैरामिड्स लगा सकते हैं। पहली रेमेडी है कलर, है ना। जी। अब इसको देखो, इस वाली उस पे देखो, स्लाइड पे, जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इनकी जोनल स्ट्रेंथ कम है, या यहाँ पे कट भी है, तो अपने को क्या करना है, मैंने कहा यहाँ पे कलर कर सकते हैं उस जोन के, पिछले जोन का कलर कर सकते हैं, यहाँ पे पिरामिड लगा सकते हैं, यहाँ पे लाइटिंग कर सकते हैं, इस जोन के अनुसार लाइटिंग कर सकते हैं। वेस्ट की लाइटिंग कौन सी होगी, व्हाइट, ग्रे। यहां पे मेटल दबा सकते हैं, मेटल कौन सा होगा, आयरन या बेस। यहाँ की शेप यूज कर सकते हैं, राउंड शेप। इसके लिए मैं आप लोगों को ना ग्रुप में एक पिक्चर शेयर करता हूं। सर एक चीज पूछूं, हाँ जी, वेस्ट का वाइट भी वेस्ट का कलर है या ग्रे ज्यादा अच्छा है वाइट वेस्ट के लिए? समझा नहीं सर। वेस्ट में वॉल पे कलर करना हो, हम्म, वाइट ज्यादा अच्छा है या ग्रे ज्यादा अच्छा है? आप ये बताओ जोनल मुझे, जोनल स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए। अब मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप ये बताओ, और इसके कलर कौन से बताए थे मैंने, ग्रे एंड वाइट। ऑफ वाइट एंड ग्रे, ठीक है, हम्म। बताए थे, यस। ठीक है। तो दोनों के दोनों में से जो मर्जी कर लो, ओके सर। ओके। सर अब मैं आपको एक चीज सर दिखाने जा रहा हूं। अच्छा चलो बाद में। एक घर में ये मुझे प्रॉब्लम मिली, तो मैंने वहां पे उस वाली वॉल पे ये डिजाइन बनवाया, ये देखो। ये कलर और डार्क ग्रे में कर दिया, ये एक पिक्चर ली, सेलेक्ट करके दे दी, पीछे व्हाइट कलर की लाइट, ग्रे कलर के ये सर्कल्स, और ये उनके वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को, तीनों जोन्स को कवर कर रहा था ये। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है उसको म्यूट कर लें।
और ये मैंने इंटीरियर, जब इस मकान को बनाया गया तो हमने इंटीरियर वालों से मिलके किया ये। सर इसको देख के एक चीज और आया मेरे दिमाग में, जी बताएं। जैसे वो होता है ना, तवा होता है लोहे वाला तवा जिसपे हाँ रोटी हाँ सेकते हैं, हाँ जी। उस उसको मैं, एक तो वो एमएस हो गया, हाँ लोहा हाँ। हो गया, उसको वाइट पेंट करके और ग्रे कलर की आर्ट क्रिएट करके भी तो हम टांग सकते हैं, मतलब मेटल भी ऐड हो जाएगा शेप के साथ साथ। इसको तो गौर से देखो, मैं इसको जूम करता हूँ। हम्म, जी हो गया गौर। तो इसको गौर करके देखो, गौर से ही जूम कर देता हूँ। ये देखो क्या है ये मनोज जी? तवे वाली शेप है सर ये, सेम। तवा, बिल्कुल तवा जिसपे हम रोटियां सेकते हैं ना, सेम वही शेप है। आप एग्जैक्टली यही कहना चाहते थे ना? हाँ, कि आपने फिर ये मेटल के ही बनवाए थे क्या वहां पे? नहीं, ये उन्होंने कोई मोल्ड किए थे मशीन में लकड़ी के, तो उन्होंने मेटल का मना कर दिया कि हैवी हो जाएगा और ये गिर सकता है ऊपर से, जो भी उन्होंने पीछे चिपकाए पाए इसमें। कुछ नहीं गिरता, चलो कोई नहीं। मतलब मैंने कलर और लाइट यूज की वहां पे। तो मैं मेटल यूज कर लूं कहीं कर पे लो, जोन बिल्कुल बनाने कर के लिए? सकते हो, बिल्कुल फिर कर सकते हो। लाइट यूज ना भी करें तो भी काम चल जाएगा मेटल से? देखो इंटीरियर, फिर बात हुआ ना, ये 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच का डिजाइन है उनका ये। हाँ ये तो है सर, बिल तो बनाना ही है, ठीक है। पीयू पे। ये पीओपी से भी बनवाया जा सकता है डिजाइन? टूट जाएगा मैडम अ, पीओपी से। बिंदु टूट मैम, जाएगा? हाँ जी। पीओपी तब नहीं पता, उन्होंने दो चीजें होती है, एक लेमिनेट में होता है, एक पीयू होता है। पीयू हाँ जी। लेमिनेट से ऑलमोस्ट डबल रेट पे होता है। क्यों डिजाइनर साहब, मनोज जी? मैडम ये बताऊं मैं आपको, दो तरीके हैं। हाँ अगर जी। आप पीओपी से बनाओगे हाँ तो वो जी। वीक होती है, एज कुछ भी लगते ही क्रैक आ जाएंगे, टूट जाएंगे। हाँ दूसरा वो तरीका डेफिनेटली होगा। दूसरा तरीका क्या है, मोल्ड की ये इजी हो जाएगा, 2 इंच का HDHMR ऑर्डर पे आ जाएगा, सीएनसी मशीन वाले को दो, वो हाँ 3D मशीन से सेम शेप ला देगा तवे वाली, फिर उस पे आप हाँ जी। पेंट करवाओ चाहे पीयू हाँ जी। करवाओ, और HDHMR पे नॉर्मल पेंट भी हो जाता है जो घर पे पेंट होता है, ओके। और उसको टांग दो वहां पर। चलो मैं आपको बता ओके देता जी। हूँ ओके। मनोज, सभी को बता देता हूँ, मनोज जी और हमारे यहाँ करण जी, ये आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर दोनों हैं, ठीक है। इस तरह के डिजाइन्स लेने के लिए, इस तरह के, क्योंकि मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ग्रुप में किसी को जरूरत पड़ती है तो ये आपको बहुत ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया दे सकते हैं, यानी कि इंटीरियर के अंदर वास्तु रेमेडीज हो सकती हैं। ठीक कह रहा हूँ मनोज जी? हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकती है क्रिएटिविटी के साथ। तो यही तो क्रिएटिविटी, जब हम किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी प्रोजेक्ट का प्रॉपर वो करते हैं स्टार्टिंग से आखिर तक, तो हम इंटीरियर वालों के साथ मीटिंग करके बोलते हैं कि जी यहाँ पे इस तरह की कलर्स लेके आओ, इस तरह के जो शेप्स लेके आओ, इस तरह का मेटल लेके आओ, और इंटीरियर में थोड़ी बहुत जो डिजाइनिंग में कमी रह जाती है जो हम नहीं कर पाते, तो उसको इंटीरियर में हम एड्रेस कर देते हैं उन चीजों को। सर एक लास्ट बात पूछूं आपसे मैं? हाँ जी। मैं ये शेप लेकर और मैं वॉल आर्ट करवाऊंगा अपने स्टूडेंट्स से, उनकी आर्ट हम्म काफी अच्छी है, हम्म तो मैं वेस्ट की डायरेक्शन के लिए हम्म वॉल आर्ट उसके अंदर व्हाइट पेंट करके हम्म। और ग्रे कलर के सर्कल्स ही बनाऊं, या कोई शेप्स बना सकता हूं मैं, किसी तरह की शेप, लीफ बताओ की तो यहाँ पे बना नहीं कौन कौन सकता? सी शेप यूज हो सकती हैं? वेस्ट स्क्वायर में सर्कुलर ही हो कौन सकता सी? हाँ जी। सर्कुलर एंड स्क्वायर पिछले वाले जोन का। यस, पिछला जोन जो कि स्क्वायर का है वो आ सकता है, और सर्कुलर तो है ही इसका अपना, तो
दो तरह की शेप यूज कर सकते हो, इसमें 3 कलर यूज कर सकते हो, 3 कलर की फैमिलीज हैं, व्हाइट कलर की फैमिली है, ग्रे कलर की फैमिली और येलो कलर की फैमिली। ये कलर इन सब से मिला के आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी कर सकते हो। और उस तरह की शेप नहीं, जैसे एनिमल की शेप कोई या वो वगैरह नहीं कर सकते कुछ? यस, यहाँ पे ना वेस्ट में आप डियर, हिरन येलो कलर के या ब्रास के वो रख सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग में हम करते हैं कि जिसको डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनके वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में WNW में हिरन रख देते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसका भी ये माइक ऑन है प्लीज इसको ऑफ कर लो, डिस्टरबेंस काफी क्रिएट हो रही है। चलो ठीक है, हो गया। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट के अंदर हम हाथी सॉरी ऊंट का भी प्रयोग करते हैं, कैमल। अब जो आपके सामने स्लाइड है इसमें सबसे पहले कलर और लाइट रखी सर हुई है। सर लाइट सर आपने हिरन बोला था वेस्ट टू साउथ वेस्ट में? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अच्छा, और WNW। हाथी? हाथी नहीं बोला मैंने, हाथी को करेक्ट करके मैंने बोला था ऊंट 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 कैमल। वेस्ट में, ऊंट का वेस्ट में, प्योर वेस्ट में? हाँ जी। अगर अच्छा, आपने एनिमल्स की लगानी है तो, अदरवाइज अकेला ऊंट मत लगाओ। अकेला ऊंट ना लगाए। हाँ, डियर लगा सकते हो, हिरण वगैरह ये लगा सकते हो, पेड़ में लगाना है, मतलब पेंट ठीक है। पेंटिंग भी लगा सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हो। गुरुजी पेड़ में मतलब? हाँ जी, डायरेक्शंस के हिसाब से एनिमल्स का मतलब लॉजिक क्या रहेगा? सपोज किसी को कोई कई काफी होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमको लाइन शेप में कुछ चाहिए या उसमें ओके। लॉजिक जो कुछ बताना पड़ेगा। जो लॉजिक बता रहा हूँ ना, हिरण अपनी उछल कूद के लिए और उसको उसकी जो उछल कूद जो एक्टिविटी है, उसकी जो एक्टिवनेस है वो बहुत सूदिंग होती है। जब भी डिप्रेशन जिस घर में है तो वहां पे हिरण रखने से इंसान नेगेटिवली थॉट्स पे कम जाता है और वो एनिमल उसको डियर को देख के उसको जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता रहता है उससे एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक स्मूथ एक्टिविटीज की तरफ। डायरेक्शंस क्या रहेंगी फिर उसकी, मतलब किस दिशा में किस जोन में लगाने का? अ, 2 बार बता चुका हूं, अब तीसरी बार भी बता नहीं देता हूँ, वो तो, WNW। और अगर किसी और जोन में लगाना हो कोई एनिमल फिर क्या रहेगा सबका जोन वाइज? किस जोन का कौन सा एनिमल है आप ये जानना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है, ये पूरा चार्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपने आपने एक इम्पोर्टेंट बात और बताई कि पेड़ में लगाना, ऊंट को अकेले मत लगाना। हिरन को अकेले लगा सकते हैं? हिरण भी पेयर में जाएगा, हिरण का ही बोला मैंने, पेयर में लगाना है और वो ऐसे लगाना कि उनका फेस सेंटर की तरफ हो। दो हिरन ना? हाँ जी, फेस सेंटर की तरफ हो, अच्छा ठीक है। वो सेंटर की तरफ देख रहे हो। और ये तो चलो आप कोई स्टैचू, मैं छोटा मोटा स्टैचू लाना है उसका, लेकिन अगर पेंटिंग करनी हो वॉल तो पे? पेंटिंग भी यही होगी, पेंटिंग भी ऐसी होगी और येलो कलर में होगी, गोल्डन कलर में। और ऊंट अकेला अकेला नहीं लगाना, ऊंट के साथ क्या दिखाएं? ऊंट को हम खासकर प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जब विलेज सीन है उसमें दिखाते हैं। अच्छा, हाँ जी, वेस्ट में? वेस्ट में? हाँ जी, वेस्ट में। पेयर का लॉजिक क्या होता है? सर तो उस कैमल के साथ में अगर हम विलेज फिगर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन फिगर भी आ जाएगा साथ में। बिल्कुल ह्यूमन फिगर भी लगा सकते हैं, आएगा, चलिए। आ सकता नहीं, आएगा। जिसको प्रॉपर्टी मतलब अपनी फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो गेन्स करना है तो वेस्ट में विलेज सीन लगाएं। यार ये ना हम दूसरे
ट्रैक पे जा रहे हैं, दूसरे ट्रैक पे जाने लग रहे हैं। ये अलग से रेमेडीज आएंगी कि ये एनिमल यहाँ लगाओ, ये प्रोडक्ट यहाँ रखो, ये चीज यहाँ रखो, ये अलग से आएगा। 16 जोन में सारा दे दूंगा मैं। मुझे बस एक जोन का बता दो जिसका टेक्सटाइल का वर्क है, कपड़ों का जिसका काम है, उसके लिए क्या मतलब बेनिफिशियल रहेगा? जोन, जोन भी और एनिमल भी या सीनरी कुछ भी? टेक्सटाइल किसका काम है? अब आपके ऊपर ये क्वेश्चन करो, टेक्सटाइल किस एलिमेंट का काम है? कपड़े का है एलिमेंट। ये गंधर्व वाले का रहेगा क्या? क्या ये वाटर एलिमेंट है? नहीं। क्या ये एयर एलिमेंट है? नहीं। वेयर पृथ्वी एलिमेंट तत्व, मीन्स वुड, वुड। पृथ्वी तत्व है सर। टेक्सटाइल क्या ये एयर एलिमेंट है? नहीं भाई ये। टेक्सटाइल सुनो, कपड़ा किससे बनता है? कपड़ा किस से बनता है, किस चीज से? धागे रुई से, से धागा। धागे से। धागा, रुई। और ये रुई वगैरह ये कहाँ होती है? पौधों में। पेड़ों पे होती है। और ये कौन सा एलिमेंट हुआ फिर? वुड वुड वाला। एलिमेंट। वुड एलिमेंट। और जब इसी, हाँ, अब पकड़ में आ रहा है कि कहाँ पे जा रहे हैं हम? एयर ईस्ट की तरफ एलिमेंट। जा रहे हैं ना? हाँ जी, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, टुवर्ड्स वहां उस तरफ जा रहे हैं हम। तो ईस्ट में फिर एनिमल या सीनरी कौन सी लगाएंगे? ग्रीन, हरियाली वाली। हम्म। अब बात करते हैं कि टेक्सटाइल्स, वैसे तो टेक्सटाइल आपने बोल दिया तो सीधा फैब्रिक से संबंध है उसका। अब मुझे ये मत कहना सर मैं तो रेडीमेड गारमेंट की बात कर रहा था, सर क्योंकि कपड़ों को प्लेनेट के हिसाब से नहीं देखेंगे यहाँ पे। अरे सर वही मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जब बात करेंगे टेक्सटाइल की यानी कि फैब्रिक की, दैट इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट। लेकिन उसी रेडीमेड उसे फैब्रिक से जब हम कपड़े बना देते हैं, रेडीमेड कपड़े जैसे होते हैं, हाँ फैशन जी, में आ जाते हैं, दैट इज शुक्र हो गया। रिलेटेड टू फायर। फायर। फायर में कैसे? शुक्र में कन्वर्ट हो जाते हैं शुक्र वो। में कन्वर्ट हो गया मैंने, ठीक है। और शुक्र है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको कहां से क्या करना है करण जी? हाँ जी। ईस्ट से लेकर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूरा का पूरा आपको साउथ तक उसका मैनेज करना पड़ेगा। अगर रेडीमेड गारमेंट है तो उसका साउथ ईस्ट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो किसी भी हालत में वो वास्तु डिफेक्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और जो ग्रीन कलर आपने बताया तो वो साउथ ईस्ट और साउथ में लाइट ग्रीन यूज करो वहां के। सीनरी हो सकती है मतलब कोई भी ना, लाइट हाँ ग्रीन। जी, बिल्कुल हो सकती है। और एनिमल अगर लगाना हो फिर? एनिमल, इधर का कोई भी एनिमल नहीं है। खासकर एक एलिफेंट आता है जो साउथ में यूज करते हैं हम, नॉर्थ और साउथ अलाइन करके। वो बिल्कुल अलग से वो है सिस्टम। ठीक ठीक। ठीक है। अब आपके सामने जो स्लाइड है उसमें मेटल दिए हुए हैं। मेटल भी वो अपने जोन के हिसाब से और पिछला मेटल यूज करके उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। कलर से बढ़ा सकते हैं, लाइट से बढ़ा सकते हैं, मेटल से बढ़ा सकते हैं। मेटल कैसे यूज कर सकते हैं? आप दीवारों पे इंटीरियर में शेप्स दे करके, और नीचे जमीन में भी दबा सकते हैं, फ्लोरिंग के नीचे भी दबा सकते हैं मेटल को। पिरामिड, पिरामिड से भी इसको यूज करेंगे। चलो इसका पिरामिड पायरा वास्तु करके एक अलग से मैं सिस्टम बना दूंगा, पिरामिड से आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज हम मेटल से कर सकते हैं वो सारी चीजें हम पिरामिड से भी कर सकते हैं। ओके। आज की क्लास में हमने जो मेन बातें की हैं वो की हैं एक्सटेंशन, रिडक्शन, कट,
जोनल स्ट्रेंथ, उनको कैसे एड्रेस करना है। एक्सटेंशन, रिडक्शन और जोनल स्ट्रेंथ, इनको कैसे एड्रेस करना है, आज के बारे में ये बात की। इसमें मैंने कलर बताया कि जिस भी जोन की जोनल स्ट्रेंथ कम है उसके पीछे रीजन होता है प्लॉट के लंबाई चौड़ाई के रेशियो का खराब होना। और लंबाई चौड़ाई के रेशियो को ठीक करने के लिए उसमें हम अलग अलग प्लॉट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, उनको 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। दूसरा, जो जोनल स्ट्रेंथ कम है वहां पे कलर यूज कर लो, उसकी लाइट यूज कर लो, उसका मेटल यूज कर लो, वहां पे पिरामिड लगा दो दीवारों पे या जमीन में दबा दो, या उसके एक हिस्से में जेम थेरेपी कर दो। जेम थेरेपी और पिरामिड थेरेपी ये अलग से डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट है अपने आप में। ये चीजें अभी डिस्कस की। अभी एक निधि कपूरिया जी ने वो किया था, कनॉट प्लेस के अंदर एक प्रॉपर्टी की थी। निधि मैम हैं आप मीटिंग में? हाँ जी। जी बताएं उस प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी की हमने। ओके, सो वो एक ऑफिस एरिया था और उसका रेशियो था 1:3। उसको हमने कॉपर स्ट्रिप के साथ 3 हिस्सों में काटा। और वो जब हम हिस्से काट रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो सीईओ और एमडी हैं, जो ओनर्स हैं, वो ठीक जोन्स में बैठे, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा देख के करना पड़ता है कि आपके जोन्स थोड़े वेरी करते हैं। जब आप, बेशक हमने 3 जोन्स किए, बट जरूरी नहीं है कि हम 3 इक्वल हिस्से कर रहे हैं उसके। तो एक हिस्सा थोड़ा छोटा हुआ, दूसरा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट फिर भी 1:2 के रेशियो से कम ही थे, स्क्वायर्स ही बने। या दैट्स इट। तो कॉपर से कट करके फिर हमने वहां पे एक फॉर्च्यून डोर भी लगाया। वो अगेन वो सर बताएंगे, वो पिरामिड वास्तु में आता है। या दैट्स इट। एक सेंटर एक्टिवेट किया, उसके अंदर सेंटर एक्टिवेशन के अंदर जो एरिया जिसमें एमडी और सीईओ बैठते हैं, उसको एनर्जाइज किया गया पॉजिटिवली, सो दैट एनर्जीज पॉजिटिव हो और बेटर हो। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट दिस न्यूज। अभी हमने आई थिंक 15 दिन हुए हैं, एंड 10 दिन के बाद दे गॉट सम गुड रिजल्ट्स, so they're signing some contracts international. So yeah, it's worked for them. yes. कुल मिला के बात ये थी कि प्लॉट एक बहुत लंबा था, 1:3 के रेशियो में था। हमने उनकी जोनल स्ट्रेंथ को बैलेंस करने के लिए 3 अलग अलग हिस्से किए। निधि मैम ने अभी बताया कि जरूरी नहीं कि वो 3 इक्वल हों। पहला हिस्सा 1:1 भी हो सकता है, 1:1.25 भी हो सकता है, 1:1.5 तक भी हो सकता है। दूसरा हिस्सा कम भी हो सकता है, बाकी का तीसरा हिस्सा भी हो सकता है। ऐसे जो किसी भी प्रॉपर्टी को हम उसकी यूटिलिटी के हिसाब से हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कि उसकी जो रेशियो है उसका भी ध्यान रखेंगे, और मेजर जिस हिस्से को इन्होंने एनर्जाइज किया था, जिसका सेंटर एक्टिवेशन किया था, वो वाला हिस्सा लिया जिसमें एमडी वगैरह बैठते हैं, उनका मेन जो कमांड ऑफिस में जो चलती है जिनकी, उस वाले हिस्से को एनर्जाइज किया। उसकी आगे जब भी हम रेमेडीज का करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि कुछ पिक्चर्स वीडियोस आप तक और भी आए। जैसे हमने कट्स की आई थी कि किस तरह से कट लगाते हैं, किस तरह टॉयलेट
की रेमेडी करते हैं। स्टेयर की एक मैंने वीडियो शेयर किया था कि स्टेयर्स को कैसे हम ट्रीट करते हैं, और ये सारी चीजें हैं। मैंने जेम थेरेपी जो भी की थी, मैंने एक वीडियो लिया, आई प्रॉब्ली शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, और हमारे पास जो जेम थेरेपी के पुराने वीडियोस और वो पिक्चर्स हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ जेम थेरेपी के वो शेयर करेंगे हम। और लाइव जेम थेरेपी आप लोग देखना चाहते हो तो 2-3 जेम थेरेपी ड्यू है मेरे पास अभी, वो जेम थेरेपी करेंगे। वैसे तो अभी कल कहाँ है हम, कल करण जी कहाँ हैं हम, गुड़गांव में कल नहीं, द्वारका साइड है। द्वारका, परसों जयपुर में है, और 2 दिन तक शायद जयपुर का काम चलेगा। जयपुर तो नहीं पॉसिबिलिटी हो पाएगी। चलो आप लोगों को ना अभी नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा कि नेक्स्ट वीक में बहुत सारी रेमेडीज करनी है हमने, कम से कम 4 से 5 रेमेडी करनी है। तो उनमें से 3 रेमेडीज में तो आप लोग जिसके आसपास हो वो चल सकते हो मेरे साथ, ठीक है। अमित जी प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।